नमस्कार, स्वागत। अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम आबादी न केवल विधानसभा लोकसभा में बल्कि निकाय चुनाव में भी बेहद महत्वपूर्ण है और हार जीत का गणित यह आबादी तय करती रही है। मुस्लिम मतदाता लंबे समय तक किंग मेकर की भूमिका अदा करते रहे, लेकिन वक्त के साथ सियासत ने ऐसी करवट ली है कि राजनीति अल्पसंख्यक से हटकर बहुसंख्यक समुदायों के इर्द गिर्द घूमने लगी है, सिमट गई है। इसके बावजूद सूबे की सियासी शतरंजी विसात पर मुस्लिम वोट बैंक की अहमियत को अनदेखा किया नहीं जा सकता। यही वजह है कि कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी, जो एक वक्त इसके नेता कहते थे कि हमें नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट, वो भी मुसलमानों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। यूपी में तकरीबन 20% मुसलमान है, यानी 3.84 करोड़। देश की किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी के अनुपात से असम, बंगाल और केरल के बाद उत्तर प्रदेश का चौथा नंबर है। असम में 34%, जम्मू कश्मीर में 68%, केरल में 26.6%, बंगाल में 27% आबादी है। पंचायत और विधानसभा और संसद तक मुस्लिमों का जो प्रतिनिधित्व है वो घटा है। इसको लेकर तमाम मुसलमान नेता और राजनीतिक दल भी इस पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। यूपी में चुनाव जोर पकड़ रहा है। हर सियासी दल एक बार मुस्लिम मतदाताओं के साथ जो सामने आ रहा है ऐसे प्रत्याशियों को लेकर, और इन प्रत्याशियों पर दांव खेल रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि बहन कुमारी मायावती अब अपने सबसे पुराने फार्मूले पर आ गई हैं और दलित और मुस्लिम का गठजोड़ इस बार वो निकाय चुनाव में लेकर आई हैं। कभी मायावती और उनकी पार्टी ये नारा लगाया करती थी कि ठाकुर बांभन बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4। इन जातियों को छोड़कर बाकी सबको साथ लेकर चलने की बात मायावती की पार्टी करती थी। लेकिन 2007 में सतीश मिश्रा के अभ्युदय के साथ ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम ये कॉम्बिनेशन एक सोशल इंजीनियरिंग के तहत जब मायावती ने सत्ता हासिल की तो उसके बाद उनका भरोसा सोशल इंजीनियरिंग वाले फार्मूले पर ज़्यादा हो गया। लेकिन उसके बाद से 2012 के बाद से लगातार 5 चुनाव हारने के बाद मायावती फिर से DS4 वाले फार्मूले पर नज़र आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के तकरीबन जो 17 मेयर हैं, यहाँ पर नगर निगम हैं, तकरीबन क्या हैं ही, उनमें 11 नगर निगमों में मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने मुसलमानों को मेयर का टिकट दिया है। 5 ऐसे जो स्थान हैं उनमें OBC और दलित हैं, 3 में OBC हैं, 2 में दलित हैं और 1 वैसे बनिया बिरादरी से आते हैं। यानी एक ही टिकट किसी अपर कास्ट को दिया है, बाकी OBC, दलित, मुस्लिम ये कॉम्बिनेशन मायावती ने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी खबर है कि वाराणसी और गोरखपुर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ये क्षेत्र है। यहाँ भी पार्षदों के जो पार्षद प्रत्याशी उतरे हैं उनमें भी मुसलमानों को अच्छा खासा प्रतिनिधित्व दिया गया है। साथ ही अगर ये भी देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अब भारतीय जनता पार्टी भी मुसलमानों पर दांव खेल रही है। निशाना 2024 का चुनाव हो सकता है। मंथन में आज इसी पर चर्चा कि निकाय चुनाव में भी इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं मुसलमान। पसमानदा और जो पिछड़े, अति पिछड़े मुसलमान हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी और RSS लगातार कवायद करता रहा है। और RSS का जो आनुषंगिक संगठन है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, वो लगातार मुसलमानों पर काम करता रहा है। और ये देखा जाए तो सभी भारतीय जनता पार्टी और उसके आनुषंगिक संगठन इस पर काम करते रहे हैं। और वजह ये है कि अगर 2024 में कहीं से कोई घटा बढ़ी वोटों की होती है
तो मुसलमानों का एक तबका अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए तो इससे बेहतर और हो क्या सकता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने निकायों में इस बार उन्हें हाथ आजमाने का मौका दिया है। जो खबर है उसमें बहुत सारे सब अलग अलग तरीके के आंकड़े हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कुल मिलाकर 4 मेयर उम्मीदवार उतारे हैं और बीजेपी ने 350 मुस्लिम प्रत्याशी, पार्षद, नगर पंचायत, नगर पालिका, ये सब मिलाकर 350 प्रत्याशी उन्होंने उतारे हैं। जहाँ तक महापौर की बात है, सपा कांग्रेस ने 4 मुस्लिम, बहुजन समाज पार्टी ने 11 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसी मेयर का टिकट किसी भी मुसलमान को नहीं दिया है, लेकिन पार्षदों और सभासदों का टिकट उन्होंने दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो लगभग 64% टिकट उन्होंने मुसलमानों को दिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुजन समाज पार्टी एक अपना DS4 वाला फार्मूला वापस लाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर टिकट दिए हैं, भले ही महापौर और पंचायत, नगर पंचायत या नगर पालिका अध्यक्ष शायद 1 ही 2 दिए हों, लेकिन महापौर का कोई टिकट उन्होंने नहीं दिया मुसलमान को। लेकिन पार्षदों के जो टिकट हैं वो उन्होंने थोक के भाव दिए हैं। 350 मुस्लिम उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। आज मैं कई पत्रकारों के ट्वीट और बहुत सारे विश्लेषण देख रहा था। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कह रहे थे अपने ट्वीट में कि मुसलमानों को दूसरे विकल्प भी देखने चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी उनकी ओर हाथ बढ़ाया है। निश्चित रूप से देखना चाहिए, मुसलमान भी इसी समाज का अंग हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम प्रेम को ये कह रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम करती है। चूँकि बेस वोट समाजवादी पार्टी का मुसलमान है, इसलिए वो उनकी कोशिश है कि ज़्यादातर मुस्लिम मतदाता उतार दो। तो जाहिर सी बात है कि बसपा भले न जीते, लेकिन सपा भी नहीं जीत पाएगी। ये अपने अपने तरीके की सबकी रणनीति है, अपनी अपनी बातें हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जैसे हर चुनाव वो बड़ी मजबूती से, बड़े तिकड़म से, सिस्टम से लड़ती, ये चुनाव भी वो लड़ रही है। मुख्यमंत्री लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं दनादन चारों तरफ। डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, वो भी लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। और जहां जैसा समीकरण है उसके अनुसार वो दूसरे दलों में सेंधमारी भी कर रहे हैं, तोड़फोड़ भी कर रहे हैं और दूसरे लोगों को शामिल भी करा रहे हैं। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के मेयर कैंडिडेट राममूर्ति वर्मा, जो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी इन्हीं पर आरोप लगाती थी कि इन्होंने पत्रकार को जिंदा जला दिया, मार दिया, उनकी एक मोस्ट वांटेड लिस्ट में हुआ करते थे। उनकी बहू को समाजवादी पार्टी का टिकट वापस कराकर खन्ना जी और JPS राठौर ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा दिया और उनके ससुर की वॉशिंग मशीन में धुलाई हो गई, यानी वो अब साफ सुथरे नेता हो गए। इसी तरीके से बरेली में ऐन वक्त पर सपा के महापौर के प्रत्याशी ने सरेंडर कर दिया, टिकट वापस कर दिया और भाजपा के समर्थन में आ गए। तो ये एक रणनीति है भारतीय जनता पार्टी के। जैसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में उन्होंने एक रणनीति के तहत काम किया था, इसमें भी वो अच्छी खासी रणनीति कर रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तमाम अन्य दलों के नेताओं को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में मिलाया गया। मुख्यालय में, भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रजेश पाठक ने की और उन्होंने लखनऊ के सरोजनी नगर और कैंट, जहाँ भी तमाम जगह सक्रिय दिलप्रीत सिंह, मेरी जानकारी में है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, DP दिलप्रीत सिंह, और ब्रजेश पाठक के खिलाफ ही वो कैंट से इस बार चुनाव लड़े थे। ब्रजेश पाठक के विरोधी थे चुनाव में, विधानसभा में। उन्हीं को आज दिलप्रीत सिंह, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सरदार जी, इनको आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया। ये गणित है भारतीय जनता पार्टी का अपने हिसाब से। और कई प्रत्याशियों और कई जो दूसरे दलों के पूर्व पार्षदों को भी ब्रजेश पाठक ने शामिल कराया और मुसलमानों को लेकर भी उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। पाठक को सुनिए। ये है, हम पार्टी की तरफ से आपका स्वागत करते हैं और हम सब जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। आज सिख समाज के एक बड़े नेता ने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है, हम उन्हें परिवार की भांति पार्टी में ज्वाइन किए हैं और हम सब पूरे प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि हम सब मिलकर के प्रदेश को उत्तम प्रदेश
स्वर्णिम प्रदेश बनाने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आप पूछिए, हमारी सूची देखिए। पहला जो रिजल्ट आया है वो भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम समाज को ही जीत मिली है चेयरमैन के चुनाव में। और ये उनसे पूछिए, ये चुनाव जीत के लिए होता है। जहां जहां हमारे अल्पसंख्यक भाई जीत सकते हैं उनको हमने टिकट दिया और जीत रहे हैं वो लोग। वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मेयर सीट पे एक भी मुसलमान चेहरा नहीं है। आप उनसे पूछिए कि जहां जहां जिताऊ उम्मीदवार है मिले, हमने टिकट दिया है। और आपसे पूछिए कि आपने जीत के आधार नहीं माना है। लोकतंत्र में जीत आधार होती है। जीत के आधार पर जो अच्छे कुशल व्यक्तित्व के लोग हैं उनको हमने जरूर टिकट दिया है और वो जीतेंगे। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि भाई हमने चेयरमैनी में भी बहुत सारे मुसलमानों को, जहाँ जो जिताऊ मुसलमान थे उनको टिकट दिया है। एक निर्विरोध हमारे प्रत्याशी चुन भी लिए गए हैं, निर्विरोध, उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ, वो चेयरमैन बन गए भाजपा के टिकट पर। और अंततोगत्वा चुनाव का परिणाम ही असलियत है। इस पर आपको इसी पर टिके रहना है, इसी के लिए लोग चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है और ये दांव एक तरीके से विधानसभा चुनाव हो चुका है, लोकसभा चुनाव को लेकर है। अब अगर देखा जाए तो 12 जिलों में मुस्लिम आबादी 35 से 52% तक है। इससे बहुत सारे समीकरण अलग तरीके से साधे जा सकते हैं और मुसलमानों की भूमिका निकाय चुनाव में भी महत्वपूर्ण है। मुस्लिम प्रत्याशी उतार कर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बेहद दिलचस्प एक तरीके से उन्होंने बना दिया है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 24 जिलों में मुस्लिमों की जो संख्या है तकरीबन वो 20% से अधिक है। तो ये निश्चित तौर पर अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण आंकड़ा है और बड़ी महत्वपूर्ण ये फैक्टर भी है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। दीपक सोनकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, लखनऊ से जुड़ गए हैं। दीपक जी स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। नितेंद्र सिंह यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत नितेंद्र भाई। रफत फातिमा हैं हमारे साथ में, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो भी लखनऊ से जुड़ी हैं। रफत आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। मनीषा अहलावत आरएलडी के नेता प्रवक्ता लखनऊ से जुड़ी हैं, मनीषा जी आपका भी धन्यवाद, बहुत आभार। और शिव कुमार द्विवेदी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत। मैं रफत फातिमा से ही इस मंथन की शुरुआत आज करूंगा और मेरा विषय है कि पहले एक दौर था कि मुस्लिम मतदाता बहुत निर्णायक हुआ करते थे, फिर एक बहुसंख्यकवाद आया इस देश में और उसके बाद फिर अल्पसंख्यक जो था वो एक तरीके से निर्णायक चुनाव की दृष्टि से नहीं रह गया। ये करके दिखाया नरेंद्र मोदी ने। लेकिन अब उन्हीं नरेंद्र मोदी ने बाहें फैलाई हैं मुसलमानों की तरफ कि आप भी इस देश के नागरिक हैं और हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, आप भी आइए। मैं आज बहुत सारे मुस्लिम बुद्धिजीवियों के ट्वीट भी देख रहा था, वो कह रहे थे कि भाई क्यों नहीं बीजेपी को विकल्प के रूप में मुसलमान क्यों ना चुने। रफत फातिमा, बीजेपी ने बहुत सारे टिकट दिए हैं। अब बहन कुमारी मायावती ने 11 जगह उन्होंने मेयर प्रत्याशी मुसलमानों को उतार दिया है। रफत, आवाज मिल रही है मेरी आपको? हेलो, नहीं, बीच बीच में कट जा रही है, आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से हम सुन रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि बहुजन समाज पार्टी ने 11 जगह मेयर उतार दिया, भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 350 जगह उम्मीदवार उतारे हैं मुस्लिम। ये अपने आप में इतिहास है उत्तर प्रदेश में। और एक उनका चेयरमैन भी निर्विरोध जीत चुका है, वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से है। तो जो बातें विपक्ष के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग या कांग्रेस पार्टी के लोग या अन्य लोग ये कहा करते थे कि भाजपा मुसलमानों के विरोधी है, वो तो उन्होंने करके दिखा दिया कि भाई हम हितैषी हैं और वो 2 कदम आगे बढ़े हैं। और बेहद अब निर्णायक स्थिति है, निकाय चुनाव में आगे लोकसभा का भी चुनाव है। तो आप क्या मानती हैं कि मुसलमान क्या बीजेपी की तरफ टर्न करेगा इस चुनाव में? बात मुसलमान की नहीं, बात ये है कि बीजेपी किस तरफ मुड़ जाती है अचानक, सवाल इस पर होना चाहिए। चलिए इसी का जवाब दे दीजिए, इसी का जवाब दे दीजिए आप। हाँ, अभी तक इनको मुसलमान नहीं याद आ रहे थे। कभी ये दलित की बात करते, कभी ये मुसलमान की बात करते हैं, कभी ये ब्राह्मण की बात करने लगते, कभी पिछड़ा वर्ग की बात करने। तो इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। सवाल यहाँ रोजी रोटी का है। सवाल ये है कि जनता के मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो अधिकार, उनको मिलने या नहीं मिलने। आज आप अपने चुनावी मोड में जैसे ही आते हैं, आज आपको मुसलमान याद आ गया अचानक। जहां मुसलमानों की बातें करने
में भी इनको वो होती थी कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, आज अचानक ये गलबैया डाले दे रहे मुसलमानों के। तो ये हमेशा अपना सोचते हैं, ये अपना सिंहासन कैसे बचाएं, अपने तख्त ताज कैसे बचाएं, इनको अपनी सिर्फ चिंता है, इनको किसी की चिंता नहीं। अगर चिंता हो तो ये जनता की चिंता करें। जो विकास की दावे करे थे बड़े बड़े, उन विकास पे क्या हुआ उसका कोई अगर रिपोर्टिंग इनसे करे कि वो पिछला रिकॉर्ड दे, जो इन्होंने जो भी चीजें बताई थी, क्या रोजगार लोगों को दिया, क्या इन्होंने जो विकास के दावे बड़े बड़े कहते, बड़े बड़े डिजिटल शाइनिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया और सड़कों में गड्ढे नहीं होंगे, क्या जनता इन चीजों से वो कर रही है स्टेम तो सवाल ये है कि मुसलमान हिंदू करके पोलराइजेशन का खेल इनका हमेशा से नहीं, अब कहाँ पोलराइजेशन कहाँ कर रहे हैं रफत, अब वो पोलराइजेशन कहाँ कर रहे हैं, वो तो सबके लिए करें, आओ सबका साथ सबका विकास। और जहां तक आप कह रहे हैं कि काम, आज योगी जी की मैं कई जनसभाओं को सुन रहा था, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई हमने वैक्सीन फ्री में दी, बहुत सारे लोगों 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी, करीब 25 करोड़ लोगों को राशन वो दे रहे हैं मुफ्त में, जनधन खाते खोले, किसान सम्मान निधि दी, छात्रों को रोजगार के लिए अवसर दे रहे हैं। ये मुद्दे चुनाव में उठा रहे हैं योगी जी। दिए वो अचानक चुनाव खत्म होते ही, रिजल्ट आते ही बंद कर दिया गया, उससे लोग परेशान हो गए। गरीब जनता को आप बेवकूफ बनाते हैं और झुंझुना पकड़ाते हैं चुनाव के टाइम आते ही। तो आप मुसलमान हिंदू मत करिए, आप ये देखिए हमें जनता को क्या चाहिए। ये तो लोकतंत्र का हास हो गया, लोकतंत्र का पूरी तरीके से खिलवाड़ हो गया इस तरीके से बातें करते हुए। तो ये लगातार अपना सिर्फ फायदा देखते, किसी जनता के किसी भी वर्ग का ये फायदा नहीं देख रहे। तो हिंदू मुस्लिम करके ना करके ये अगर विकास की बातें करते, अगर ये रोजमर्रा की जो निकाय चुनाव होते हैं वो हमारी रोज की जो चीजें हैं उससे हम लोग दो चार होते ना, नालियां हो गई, सड़कें हो गई, अगर उस पर बात होती कि हमें क्या सुविधाएं देंगे, अगर उस पर बात होती तो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक बात है। दीपक सोनकर के पास मैं जाऊंगा, रफत आप रुकिए, मैं दीपक सोनकर के पास जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। दीपक जी, रफत फातिमा कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आपने 200 करोड़ 225 करोड़ लोगों को आपने लगवा दी होगी वैक्सीन, अच्छी बात है, आपका काम है, केंद्र सरकार है आपकी, बहुत सारे आपने काम कर दिए, जनधन खाते, किसान सम्मान निधि, ठीक बात है। लेकिन ये तो चुनावी निकाय चुनाव के मुद्दे नहीं हैं। आपने जमीन पर क्या काम किया? आप निकायों पर 30-35 साल से काबिज हैं, उन पर क्यों नहीं बात करते आप? और आज मुसलमानों को आप ये कह रहे हैं कि भाई हम सबका साथ सबका विकास, हम मुसलमानों को ये दिखा रहे हैं कि भाई आपका जो पहला चेयरमैन दिखा, ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि भाई वो भी मुसलमान है, और करीब 350 मुसलमानों के जो वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको उतारा भी है भारतीय जनता पार्टी ने। दीपक जी, आप देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज आपने बात कही है, हम जो भारतीय जनता पार्टी का तो मूल मंत्र है, हम निश्चित तौर पर उसके साथ ही बढ़ रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से आज चाहे मुस्लिम समाज की बात ले लीजिए, चाहे दलित समाज की बात ले लीजिए, चाहे गरीब परिवार की बात ले लीजिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी सशक्त बनाने का काम किया है। जो पीछे की पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति था उसको आगे की पंक्ति में लेकर के खड़ा करने का काम किया, उसको सशक्त बनाने का काम किया, उसको नेतृत्व देने की क्षमता कैसे खड़ी हो सकती है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। जो उत्तर प्रदेश के अंदर की अगर बात करेंगे, चाहे देश के अंदर की बात करेंगे, तो जो उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो एक विकास की पद्धति खड़ी हुई है, जो विकास की एक यात्रा लगातार 2014 से जो शुरू हुई है, वो निश्चित तौर पर दिख रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है कि हमारी आदरणीय बहन फातिमा जी कह रही थी कि रिपोर्ट कार्ड टेस्ट करता है, रिजल्ट पेश करता है। जिस बात है, हमने सरकार ने जो काम जनता के लिए किए, जनता के सामने उसका रिपोर्ट कार्ड रखा, और जनता लगातार 2014 से उसका रिजल्ट दे रही है। जनता का आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे हम नगर निकाय चुनाव की बात करें, चाहे 24 की चुनाव की बात करें, चाहे हम किसी और चुनाव की बात करें, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को एक लोकतंत्र के महोत्सव के रूप में मानती है, और महोत्सव के रूप में मनाती है। 365 दिन 12 महीने लगातार जनता के बीच में काम करना और जनता की समस्या, ठीक बात है, निश्चित रूप से ठीक बात है कि जिस तरीके से लगातार जो नगर पालिका चुनाव है, हमने पिछले रिकॉर्डों को भी दिखा करके देखिए, और आज जो परिवर्तन नगर निगम चुनाव के नगर निगम में हुआ है, नगर पालिका में हुआ है, नगर पंचायतों में हुआ है,
जहां जहां जिस तरीके से लगातार बदलाव करने का काम किया, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हो, चाहे वो विद्यालय क्षेत्र की बात हो, चाहे नाली खड़ंजों से लेकर के एक स्वच्छता। सहमत दीपक, सुनकर आपकी सारी बातों से सहमत। बहुत अच्छा काम, शानदार, मैं बधाई देता हूं आपको। इतने बढ़िया काम के बाद भी राममूर्ति वर्मा की बहू को आपको क्यों लाना पड़ा, जबकि उन्हीं राममूर्ति वर्मा को पानी पी पी के आपके पार्टी के लोग गरियाते थे कि वो हत्यारे हैं, पत्रकार को जलाकर मार दिया, और ये मुद्दा बना रहे थे। इसी तरीके से बरेली वाले जो प्रत्याशी थे उनका टिकट क्यों वापस कराना पड़ा। बहुत सारी तोड़फोड़ आपको क्यों करनी पड़ रही है अगर इतने ताकतवर हैं आप नगर निगमों में, और क्यों फिर आपको मुसलमानों के पास क्यों नहीं जाना पड़ेगा, क्यों गए आप? अब पहले तो आपको वोट चाहिए नहीं था मुसलमानों का। दीपक देखिए मैं तीनों बातों पर आऊंगा। आपने पहला कहा शाहजहांपुर में कैसे हुआ। देखिए शाहजहांपुर में जिस तरीके से वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उन्होंने कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरी वहां पर नहीं सुनी जा रही थी, मैं जिस आधार पर काम कराना चाह रही थी उस आधार पर काम नहीं हो रहा था, मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्य पद्धति से प्रभावित हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित हूं। अच्छा, इनकी भी धुलाई हो गई वॉशिंग मशीन में, आप वाली वॉशिंग मशीन में इनकी भी धुलाई हो गई। ये अच्छे आदमी हो गए राममूर्ति वर्मा अच्छे आदमी हो गए। अभी तक सपा में थे तो वो हत्यारे थे, पत्रकार को जला के मार दिया था, वो कांड शाहजहांपुर का हमें भी याद है और आपको भी याद होगा दीपक सुनकर। देखिए जिस तरीके से उन्होंने प्रायश्चित कर लिया, आप लोगों के सामने प्रायश्चित कर लिया, हाथ उठा के ऐसे करके प्रायश्चित कर लिया उन्होंने, और आपने कहा आ जाओ भैया। दूसरी बात जो आपने बरेली की कोई वसूल बचे हैं क्या राजनीति में? मैं सभी दलों से कह रहा हूं, मैं नितेंद्र यादव भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं कि कोई वसूल बचे हैं राजनीति में कि जीतने के लिए कुछ भी करोगे भाई। भारतीय जनता पार्टी की जीत रही है, वो जीत दिख रही है, इसलिए बरेली में किया जा रहा। ठीक है, मैं नितेंद्र सिंह यादव के पास जाऊंगा। नितेंद्र यादव, बहन कुमारी मायावती ने 11 जगह मुस्लिम उम्मीदवार उतारे मेयर में, 5 में वो 3 जगह ओबीसी, 2 दलित और 1 बनिया। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि कांसीराम के टाइम ये नारा लगता था कि वो DS4 वाला नारा लगता था कि ठाकुर बनिया बांभन छोड़ बाकी सब हैं DS4, ये नारा लगता था, और वो उस पर आ गई। इतने सारे मुसलमानों के टिकट दे दिए, रफत फातिमा ने केवल 4 जगह दिया है, आपने भी 4 जगह दिया, जबकि आपका वो बेस वोट बैंक है। इसे किस तरीके से देखते हैं? मुसलमानों का रुझान आपकी पार्टी से कम हो रहा है, या बहन मायावती को ज्यादा प्रेम आ गया, या इसके पीछे कोई तीसरा कारण है? नितेंद्र सिंह यादव। देखिए ऐसा है कि बहन मायावती का अपना कोई आधार, कोई अपना अस्तित्व तो नहीं रह गया है। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सारी टिकटें खरीद करके जहां जहां समाजवादी पार्टी जीत रही है वहां उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं नितेंद्र सिंह यादव। भारतीय जनता पार्टी के पास खुद ही इतने ताकतवर नेता हैं, वो क्यों टिकट खरीदेगी? वोट काट लेंगे। बिल्कुल मैं कह रहा हूं। और अभी देखिए ये दीपक जी बार बार उंगली उठाने लगे, अभी मैंने दीपक बोलने दीजिए जरा। हमारा कार्यक्रम थोड़ा अलग तरीके से चलता है, वो मुर्गा लड़ाने वाला काम नहीं करते हम। अब बोलने दीजिए, आपको भी मौका दूंगा, इनको भी दूंगा, मैं आपको भी दूंगा दीपक भाई। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं था कि समाजवादी पार्टी के सामने इन्होंने एक तर्क दिया। दीपक जी उनको बोलने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा, मैं रिएक्शन के लिए मौका जरूर दूंगा, प्लीज बोलिए रितेन। मुझे लगता नहीं कि नासमझ लोग बैठे डिबेट में, पहली बार मैं आपके साथ बैठ रहा हूँ डिबेट में। पहले आता है, आप सीख लो पहले दीपक जी, पहले राउंड मैंने आपको पूरा मौका दिया, ये आप सीख लीजिए, सीख लीजिए दीपक जी, सीख लीजिए डिबेट करना, सीख लीजिए। दीपक सोनकर कृपया उनको मौका दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। इसको युद्ध का मैदान मत बनाइए, बड़ी महत्वपूर्ण सार्थक चर्चा हो रही। बोलिए नितेंद्र, बोलिए। शौक नहीं, सार्थक चर्चा करिए, दूसरे को बोलने दीजिए, वरना ऐसी डिबेट मैं नहीं पसंद करता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, ये जिस तरीके से कह रहे हैं कि राममूर्ति वर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने उनको बुला के टिकट दे दिया। कल दाऊद इब्राहिम भी आ जाएगा और वो भी कहेगा कि नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है, अमित शाह बहुत अच्छे आदमी, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है, तो कल उसको बुला करके
महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना सकते हैं और ये उसको भी टिकट दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा सब किसी से छुपा नहीं है। ये अपने निजी कल्याण के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का भी कोई भेद नहीं रहा। कल तक ये मुसलमानों के विरोधी 80-20 की बात करते थे, ये हिंदू और गर्व से कहो हम हिंदुत्व की बात करते थे। कहां चला गया? जब इनकी जमीन खिसकने लगी तो इनको लगा कि सबकी शरण में जाना चाहिए। और आपने बहुत सही प्रश्न उठाया था, बहुजन समाज पार्टी तो सिर्फ और सिर्फ आज भारतीय जनता पार्टी का रिमोट से चलने वाली पार्टी रह गई है। उनको उनसे सौदा तय होता है, टिकट ले ली। मैं खुद कह रहा हूं, मुझे कई विश्वस्त सूत्रों ने बताया भारतीय जनता पार्टी के कि आप क्या फला को हम लोग टिकट देने जा रहे हैं। तो आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ समीकरण बैठा रही किसी तरीके से जीत और हार का। नहीं, अरे वो तो नितेंद्र भाई, वो तो चेयरमैन निर्विरोध जीत लिए, तो उनको अब समीकरण बैठाने की क्या जरूरत है? बोलिए नितेंद्र यादव, वो तो निर्विरोध जिता लिए अपना उम्मीदवार। कि कैसे निर्विरोध जीता जाता है। अच्छा, ये फार्मूला आप लोगों को भी मालूम है, आप लोगों को भी मालूम है। दीपक सुनकर, आप खूब जानते हैं, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, हम लोग भी सरकार में रहे, बहुत सारे निर्विरोध जीते हैं। दुर्गेंद्र भाई, आप लोगों ने बहुत पुरानी पत्रकारिता है और आप सीनियर पत्रकार हैं, हम लोग भी सत्ता में रहे, कैसे निर्विरोध जीता जाता है। ये दीपक सुनकर देखिए, नितेंद्र सिंह यादव बड़ी साफ गोई के साथ में दिल में हाथ रख के कह रहे हैं तो इसमें कोई वो नहीं। मैं 10 सेकंड रिएक्शन के लिए दूंगा, फिर द्विवेदी जी और आरएलडी के नेता हमारे साथ जुड़े, उनके पास जाऊंगा। दीपक सोनकर 10 सेकंड का रिएक्शन बोलिए। देखिए दुर्गेश जी, डॉक्टर साहब भाई हैं हमारे, डॉक्टर साहब ने बहुत सही बात कही। पता नहीं कहां से इनके पास सूत्र हैं, मेरे पास तो ऐसे सूत्र नहीं है। जो इनके पास ऐसे सूत्र होंगे, सूत्रों से नहीं चलेगा, प्रमाण अगर कहीं होगा तो मैं उस पर मानूंगा। दूसरी बात, ये जो आप हमेशा से जो बात, और हमेशा से हमने नहीं देखा दुर्गेश जी, जब विधानसभा में भी हमने देखा कि कैसे बुआ और भतीजे की दोस्ती हुई थी। अरे वो अब तो कह रहे हैं कि आप उनके टिकट खरीद के आप बांट रहे हो। इस पर जवाब दो भाई, इस पर जवाब दो। मुझे ब्रेक पर जाना है जल्दी से, दर्शक आपका जवाब सुनना चाहते हैं, बोलिए। कार्यकर्ता है, हमारे खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अरे कहां आपको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, सपा के उम्मीदवार आप तोड़ रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस, सपा, यही आपको मिल रहा है। और आपका काडर रो रहा है, हाय हाय कर रहा है। सारे लोग, तमाम विद्रोही खड़े हो गए हैं आपके। बनारस में विद्रोही, यहां विद्रोही, वहां विद्रोही। आपकी हैसियत का अंदाजा इसी बात से है कि शाहजहांपुर में आपके पास आपको आयातित करना पड़ा, ये चलिए आप दोनों रुकिए, मैं ब्रेक पर जा रहा हूं, मुझे एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद लौटूंगा तो मैं जाऊंगा आरएलडी के नेता मनीषा जी के पास और फिर शिव कुमार द्विवेदी जी से कुछ ज्ञान लेने की कोशिश करूंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं सीधे मनीषा अहलावत, आरएलडी के नेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अभी तक मनीषा जी से कोई सवाल नहीं हुआ, मैं उन्हीं के पास सीधे जाऊंगा। मनीषा जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां आपका आधार है, बेस है, हालांकि वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में आपका राजनीतिक दल काम करता है, लेकिन जो बेस है आपका वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। और वहाँ मायावती ने ज़्यादातर जो दूसरे दलों के मुस्लिम नेता थे उनको आगे करके और एक अलग तरीके की बिसात बिछाई है, जैसे लगभग विधानसभा चुनावों में थी। नगर निकाय चुनाव भी मायावती जी बहुत गंभीरता से लड़ रही हैं और आपकी पार्टी भी लड़ रही है। ये जो मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं ज़्यादातर, आरएलडी सपा को इससे कितना फायदा, कितना नुकसान होने वाला है? जी, मैं इस पर ज्यादा जोर ना देकर कि जो उम्मीदवार है वो किस समुदाय से है, क्योंकि मैं समझती हूँ जो वार्ड का चुनाव होता है, वार्ड हमारे लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है और ये बहुत ही मैं समझती हूँ बड़ा सुंदर और सच्चा चुनाव होता है। और क्योंकि छोटी यूनिट होती है तो इसमें ज्यादा पार्टी का, आपके कास्ट का, धर्म का इतना रोल नहीं होता जितना ये इस चेहरे का होता है और व्यक्ति का होता है कि वो कितना अपने वार्ड में काम करा पाएंगे। तो पार्षद ऐसा नहीं हो सकता कि लोकसभा में बैठे हों या विधानसभा में, वो वहीं रहते हैं लोगों के बीच, तो उनको काम करने होते हैं, उनकी जवाबदेही होती है, तो इसके इश्यूज ही बड़े अलग हैं। तो हमने जो फोकस किया है, मैं मेरठ विधानसभा से मैं चुनाव भी लड़ी थी, तो हमने फोकस किया है हम उनको टिकट दें जो अपने वार्ड के लिए काम करना चाहते हैं।
तो अगर वार्ड का जो पार्षद बनेगा, अगर वो अपने लोगों की समस्याओं का समाधान कर दे, तो वही उनका प्रतिनिधि है। अब इसमें धर्म, जाति नहीं, मेरा मनीषा जी, मेरा प्रश्न जो मेयर और पालिका के अध्यक्ष या नगर पंचायत के जो अध्यक्ष उनको लेकर था। ये तो मैं समझ रहा हूँ, जो बहुत छोटी इकाई है, इसमें बहुत सारा नहीं चलता है। हो सकता है कि जहाँ मुस्लिम जीतने वाला होगा उसको देंगे, जहाँ हिंदू जीतने वाला होगा, ये सब बातें होती नहीं। लेकिन कम से कम जो मेयर और पालिका अध्यक्षों में ये गेम एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां खेलती रहती हैं। मनीषा जी ये इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये लोग तो खेल खेलते हैं, तो हम वो खेल खेलने वाले मोड में बिल्कुल भी नहीं है। तो हम इन चीजों पे बिल्कुल जोर नहीं दे रहे हैं। अगर ये पार्टियां इस तरह से ही लोगों का और जनता का वोट बैंक की तरह तुष्टीकरण करेंगी, तो उसका जवाब जनता समय आने पर जरूर देगी। आप जनता को एक बार, दो बार धोखा दे सकते हैं, बार बार नहीं धोखा दे सकते। जहां तक सवाल है कि क्या भाजपा इस बार मुसलमानों को वो टिकट देकर रिझाने की कोशिश कर रही है, तो मुझे लगता है कि आप मुसलमान को इतना इनोसेंट क्यों समझते हैं, कि वो इतने मासूम है कि उन्हें नहीं दिख रहा आसपास क्या हो रहा है। अभी अभी ईद गई है, क्या माहौल बनाया था पूरे हिंदुस्तान में। तो क्या हर मुसलमान को ये दर्द नहीं हुआ होगा कि ये क्या एहसास नहीं हुआ होगा कि किस पार्टी के लोग हैं जो उनके त्योहार को इस तरह का माहौल बनाकर खराब कर दे रहे हैं। तो हर मुसलमान ये देख रहा है और समय आने पर वो अपना जवाब भी देंगे, अपनी वोट की चोट करेंगे जरूर। और भाजपा ये जानती है कि 20% जो वोट बैंक है, वो ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। लेकिन हाँ, इनको देखिए, इससे ये भी मालूम पड़ता है कि भाजपा के अपने अंदरूनी जो इनके सर्वे होते हैं, उनमें इन्हें पता लग गया है कि इनका जो सो कॉल्ड हिंदू वोट बैंक है वो श्रिंक कर रहा है। तो अब इन्हें कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो वो अब जा कहाँ रहा है ये श्रिंक कर रहा है मनीषा जी, तो जा कहाँ रहा है ये भी सवाल है। ये भी सवाल है, जाएगा कहाँ ये? 24 में पता लगेगा कहाँ जा रहा है। अभी भी निकाय चुनाव में भी पता लगेगा और 24 में भी पता लगेगा। तो ये अपने वो कॉम्पनसेट कर रहे हैं। यूपी में इनकी एमपी की सीटें कम होंगी, उसके लिए ये बंगाल और बाकी जगहों में जाकर प्रचार कर रहे हैं। अभी देखिए कर्नाटका में 40 मंत्री भाजपा के प्रचार करने में लगे। ये कब काम करते होंगे? 18 घंटे जब ये प्रचार में ही लगे रहेंगे तो ये काम कब करेंगे? और निकाय चुनाव काम करने वालों का चुनाव होता है। ये बात करने और जुमलेबाजी, पार्टी का काम कर रहे हैं, वो पार्टी का काम कर रहे हैं, काम ही कर रहे हैं वो। ये बिल्कुल औंधे मुंह गिरेंगे। ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, औंधे मुंह गिरेंगे। ठीक है, ठीक है। दीपक 10 सेकंड का रिएक्शन पे मैं शिव कुमार जी के पास जा रहा हूं। दीपक 10 सेकंड। देखिए आदरणीय बहन जी ने कहा, निश्चित तौर पे परिणाम और रिजल्ट ही तय करेगा। वो तो अभी विश्लेषण हम लोग कर सकते हैं, ये तो परिणाम तय करेगा 2024 का परिणाम क्या होगा और नगर निगम नगर पालिका का परिणाम क्या होगा। मगर इसमें 10 सेकंड में मैं इतनी बात जरूर करूंगा। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 18 घंटे काम करते हैं। बहुत सही बात कही। निश्चित तौर पर यही पार्टी ऐसी है, मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी है जो 18 घंटे जनता के बीच में रह करके काम करती है। नहीं, सिर्फ अपने लिए करते हैं चुनाव प्रचार, जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं। दूसरी बात, ये जो जिस तरीके की हिट की बात अगर किसी ने करी, भारतीय प्रचार पार्टी है ये। और बार बार ये मुस्लिम समाज की बात आ रही है। हमने मुस्लिम समाज को केवल वोटर्स और टिकट के लिए नहीं जोड़ा, हमने 3 तलाक जैसी उस व्यवस्था को भी खत्म करने का काम किया। हमने मुसलमान भाइयों के लिए उनके आवास बनाने का भी काम किया, उनके हर परिवार की योजना जोड़ने का। ठीक दीपक जी, अब 10 सेकंड पूरे हो गए, मैं 20 सेकंड दे चुका हूं। अब मैं शिव कुमार जी के पास जाऊंगा। शिव कुमार जी, एक अलग तरीके का गणित है। एक तरफ सियासी ठेकेदारी है और एक तरफ सबका साथ सबका विकास है। जनता मांग नहीं रही है, वो आप थोप रहे हैं। मुसलमानों की बात करते हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब मैं शिव कुमार जी से, मेरा सवाल है, शिव कुमार द्विवेदी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। शिव कुमार जी, एक तो मेरा ये सवाल है जो आपने शायद सुना कि नहीं सुना इस आपाधापी में, और दूसरा मेरा ये प्रश्न है कि नगर निकाय के चुनाव किस मुद्दे पर होने चाहिए? क्या वैक्सीन के मुद्दे पर होने चाहिए? क्या जनधन खाते के मुद्दे पर होने चाहिए? क्या राशन आपने बांट दिया इसके मुद्दे पर होने चाहिए? शिव कुमार जी, मुझसे प्रश्न क्या दुर्गेश जी आपने? हाँ, आप ही से, लगातार आप ही से 2 प्रश्न कर चुका हूं मैं।
दुर्गेश जी, पहले मैं ये एक विषय रखना चाहूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि नगर निगम के चुनाव क्या जनधन खातों पे होंगे या वो वैक्सीन पे होंगे। निश्चित तौर पर ये मुद्दे नगर निगम के नहीं है, लेकिन जब दूसरा पक्ष ऐसे विषय उठाता है तो हमारी बात से सत्ता पक्ष भी उठाएगा। दूसरी चीज, अभी आपने यहाँ पर अपनी हेडलाइन दी है कि मुस्लिमों पे दांव। मेरा मानना है कोई आलू सब्जी नहीं है जिनके ऊपर दांव लगेगा। दूसरी चीज ये है कि मुसलमानों पे दांव लगाने की जो बात है वो अभी आपने देखा मायावती जी के जो वोट टिकट के परसेंटेज है वो देख रहे हैं, और अब तक की देश की आजादी के बाद मुसलमानों पे लोग दांव लगाते रहे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में वार्ता करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो 2002 से लगातार मुसलमानों के संपर्क में है। तीसरी बात कि मुसलमानों को लेकर के अभी आपने देखा कि के सुदर्शन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक रहे, वह भी कल्बे सादिक से मिलने गए थे। उसके बाद में मोहन भागवत जी भी कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि एक औरा जो बनाया जा रहा है बात को लेकर थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, सॉरी। कल्बे सादिक साहब का देहांत हुए कई साल बीत गए, तो किससे मिलने गए आप? नहीं, वो कह रहे हैं सुदर्शन जी मिलने गए थे। सुदर्शन जी भी हम नहीं है, सुदर्शन जी की बात कर रहे हैं वो। क्षमा करिएगा, जो उनसे मिलने गए थे उनका भी देहांत हो गया। सुदर्शन जी दुनिया में नहीं है। 2004 ये कुपहल्ली सीतारमैया सुदर्शन की बात कर रहे हैं। मैं बहुत करीब से जानता हूं उनको, सुदर्शन जी को मैं बहुत करीब से जानता हूं, कई चीजों को मैं देख चुका हूं बहुत करीब से। बोलिए। नहीं, दूसरी चीज दुर्गेश जी, दूसरी चीज मैं कहूंगा कि इस समय चाहे वो जितना विपक्ष है वो जिस प्रकार की बैटिंग कर रहा है वो भाजपा के लिए वो फायदेमंद है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई थी तो उसमें सिकंदर बख्त जैसा एक नेता था जो मुस्लिम नेता था, और भारतीय जनता पार्टी में एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा। बलरामपुर एक कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती थी लोकसभा की जिसका नाम श्रावस्ती हो गया है। वहां पर 1977 में नानाजी देशमुख चुनाव लड़ रहे थे और विधानसभा में एक मुस्लिम प्रत्याशी जनता पार्टी ने दिया था जिसका नाम था अशफाक अहमद। उसको जिता करके भारतीय जनता पार्टी यानी अब की भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन जनता पार्टी लेकर के आई थी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मुसलमानों को लेकर जो हवा खड़ा किया गया वो हवा खत्म हो गया। जैसे 2014 से पहले एक औरा बना था कि भाई भाजपा आएगी तो मुसलमानों को काट डालेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा। जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई, 2019 में रिपीट कर गई, कहीं कोई दंगे नहीं हो रहे हैं। सबसे अधिक आवाज ये कौन कहता था? ये कौन कहता था? कौन लोग थे वो? शिव कुमार द्विवेदी? कौन लोग थे वो? लोग बैठे अभी नहीं, जो लोग बैठे अभी 80-20 बता रहे थे। यहाँ बैठे कुछ लोग 80-20 कह रहे थे। मैं बता 80-20 तो किसी ने नहीं कहा। क्या 80-20 किसी ने नहीं कहा? पार्टी का एक नेता 80-20 नहीं बोला। 80-20 कौन बोला? ओवैसी। और आपने चाप दिया भारतीय जनता पार्टी को। ये क्या बात है? बोलने का काम किया था और आपने भारतीय जनता पार्टी को चाप दिया। और मुझे बताइए, सारी चीजें जो बोलो आप, श्री रामचरितमानस का अपमान करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को दूसरे दिन आपने महासचिव बना दिया। क्यों भाई? समाजवादी पार्टी के नेताजी दूसरे दिन आपने उसे महासचिव बना दिया। यही आपकी नीति है। वो कह रहे हैं शूद्रों का अपमान हुआ है, वो मुद्दा उठा रहे हैं शूद्रों का, और आप डर रहे हो। आप जाति जनगणना भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करा रहे हैं, वो कह रहे हैं उनका आरोप है। नितेंद्र यादव बताइए, इनको बताइए, राजनीतिक विश्लेषक जी को बताइए, एक एक करके। शिव कुमार जी आपकी बात आ गई। शिव कुमार जी अब नितेंद्र यादव बोलेंगे। बोलिए नितेंद्र यादव। शिव कुमार जी कृपया, आपका वक्त पूरा हो गया, प्लीज। मेरा मानना है कि ये समाजवादी पार्टी की शिव कुमार जी अब आपका वक्त पूरा हो गया बोलने का। अब नितेंद्र यादव उस पर रिएक्शन देंगे। शिव कुमार जी जान चुका है कि इससे बल गिराने का काम करते और कुछ नहीं करते। मुझे लगता है म्यूट कर दिया जाए। अगर जो लोग कमांड को नहीं मान रहे हैं म्यूट कर दिया जाए। बोलिए नितेंद्र यादव, बोलिए। एक चीज बोलना चाहूंगी यहाँ पर, एक चीज बोलना चाहूंगी। ये जो कह रहे हैं कि दंगा मुक्त हो गया है प्रदेश, एनसीआरबी के मुताबिक योगी जी के राज में 35,000 दंगा के इंसिडेंट हुए हैं यूपी में। नहीं तो आप ये झूठ ना बोला करें। एनसीआरबी के आंकड़े भी देख लिया करें। क्या कहा योगी जी ने? 80-20 का 80 बनाम 20 का। रफत फातिमा आपके पास आ रहा हूं। आप ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ये कह रहे हैं कि मुसलमान बहुत सुकून में हैं, आप लोग सियासी लोग जो हैं उनको भड़काते रहते हैं। और आप क्या किस हैसियत से बैठे वो बता दीजिए। भाजपा प्रवक्ता एक है या दो लग रहे हैं मुझे यहाँ पर। वही कम से कम इतना लिहाज करो शिव कुमार जी। शिव कुमार जी जो दीपक को कहना चाहिए आप मत कहो भाई। ये भाजपा के प्रवक्ता हैं, साफ नहीं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो कुछ कह रहे हैं। प्रवक्ता तो एक ही है, दीपक। राजनीतिक विश्लेषक का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी। ठीक बात है। दीपक आप अपना रिएक्शन दीजिए। वो तो खैर दे चुके। बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं।
मैं रिएक्शन खाली इतना दे रहा हूँ कि आदरणीय हमारी बहन मिस्टर दीदी ने कहा कि 3500 दंगे हुए। कहाँ का डाटा दीदी ने बताया? एनसीआरबी का डाटा है, एनसीआरबी का नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, आप चेक कर लीजिए। और 3500 नहीं, 35,000 है, चेक कर लीजिए। ये डिबेट ही अलग डिरेल हो रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि निकाय के मुद्दे क्या हैं, वो कह रहे हैं कि भैया हम वैक्सीन लगवा दी। हम पूछ रहे हैं कैसे चुनाव लड़ोगे, वो कह रहे हैं एनसीआरबी का डाटा। अरे दीपक भाई अगर कहीं वो कह रहे हैं तो लिखा पढ़ी में देख लो ना, उसमें दिक्कत क्या है? दुर्गेश जी, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। एनसीआरबी का डाटा गिना रहे हैं। एनसीआरबी का डाटा हमने भी देखा है, जब कहीं मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ था। उदाहरण है 2015 के अंदर, मैं एक उदाहरण बता दूंगा। हम ये कह रहे हैं दंगा मुक्त नहीं हुआ है प्रदेश, किसानों को टैक्स करने का काम किया गया और उसके बाद उसको कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। ऐसे प्रदेश के अच्छा ठीक है दीपक जी, शांत हो जाइए। हो गया दीपक जी। रफत फातिमा आप बोलिए। थोड़ा जंतर मंतर चले जाइए, वहाँ पहलवानों के जो स्टूडेंट बच्चियां बैठी है रो रही हैं, उनके बीच चले जाइए। बड़ी बड़ी बातें करने यहाँ बैठ के तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा जमीन पर उतरिए, हकीकत का सामना करना सीखिए। नहीं सिर्फ बात करने से नहीं, आप खाली फोटो चाहिए, साथ बैठिए। मुझे लग रहा है कि डिबेट डिरेल हो रही है। अब सभी को शांत रहना होगा। अब मैं नितिन सिंह यादव के पास जाऊंगा, कृपया शांत हो जाए। रफत और दीपक आप शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए कृपया। मैं आखिरी बार शिव कुमार जी अभी आपको वक्त नहीं दूंगा, मैं अभी नितेंद्र के पास जाऊंगा। नितेंद्र यादव, बहुत सारी बातें आई, लेकिन मेरा जो सवाल है कि नगर निकाय के चुनाव किन मुद्दों पर होने चाहिए? बिल्कुल, नगर निगम का चुनाव शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सड़कें, बिजली, पानी, जिसको लेकर के नगर निगम का चुनाव होना चाहिए। बिजली की, जल भराव की समस्या किस तरीके से जिले के अंदर रहती है। एक छोटी सी आधे घंटे की बारिश के अंदर आप सब भी कान से देखे हैं कि पूरा शहर जलमग्न हो जाता है, कई घंटों तक यातायात बाधित रहता है। शहर की साफ सफाई की व्यवस्था, कचरे का निस्तारण क्या हो रहा है, गलियों में कचरा किस तरीके से बदबजा रहा है, नालियां भरी हुई हैं, स्ट्रीट लाइटें नहीं है, यहां तक कि आप देखिए कि ट्रैफिक लाइट के जो सिग्नल हैं वो भी नहीं काम करते ठीक से। इन मुद्दों पर चुनाव होना, क्योंकि ये शहर के विकास का चुनाव है। आम जनमानस शहर में जब रहता है और वो टैक्स देता है अपने, और उस टैक्स से ये चाहता है कि शहर की मूलभूत समस्याएं उसका समाधान हो। और कानपुर का तो मैं आप बताऊं कि कानपुर के माननीय सांसद ने खुद मौजूदा जो मेयर की कैंडिडेट है और अभी तक मेयर थी, उनके ऊपर सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अब इससे ज्यादा क्या प्रमाण हो कि उसी पार्टी का मौजूदा सांसद मौजूदा मेयर को भ्रष्टाचार की पर्यायवाची बता रहा हो। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की इस जो तीसरे पायदान की सरकार है, इस शहरों की सरकार, इसमें प्रचंड भ्रष्टाचार रहा है, लूट हुई है, पूरी तरीके से कमीशनबाजी हुई है और कोई काम नहीं हुआ, जिसके चलते आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी किस मुंह से लोगों के बीच जाए, तो इनको आयातित प्रत्याशी भी लेना पड़ रहा है और दूसरी तरीके से भी मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस चुनाव में फेल होने जा रही है। आम जनता समझ चुकी है कि ये अच्छे दिन का जुमला देते हैं, हाईटेक सिटी का जुमला देते हैं, मेट्रो सिटी का जुमला देते हैं, लेकिन सारे के सारे इनके जुमले फेल होने का काम हो जाएंगे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जुमले करने का काम किया था कि ये अच्छे शहर बनाएंगे, हाईटेक सिटी बनाएंगे, सुंदर शहर बनाएंगे, लेकिन इनका कोई सुंदर शहर नहीं है, बल्कि शहर को बिगाड़ने और बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी। ठीक है नितिन भाई, ठीक है। मैं 10 सेकंड का रिएक्शन दीपक सोनकर से। बोलिए दीपक, अनम्यूट करिए। मैं दो सवाल केवल डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि आप इतनी बात बताए तो आप बता दीजिए कि 2012 में समाजवादी पार्टी के पास नगर निगम में कितनी सीट थी और 2017 में नगर निगम में भारतीय जनता उसके समाजवादी के पास कितनी सीट थी। ये आपके पास उदाहरण नहीं होंगे। देखिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया है, जो रिजल्ट देने का काम किया है। उदाहरण है दुर्गेश जी, उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, समाजवादी पार्टी को भी जनता ने आशीर्वाद दिया, मगर जनता को योजनाओं से जोड़ने का काम किसने किया?
जनता को परफॉर्मेंस देने का काम किसने किया, गरीब कल्याण की योजना गरीबों तक पहुंचे उसकी चिंता करने का काम किसने किया, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी सशक्त बनाने का काम किसने किया। ये उदाहरण उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। ठीक बात है, इसीलिए बहुत ये बहुत परिणाम बहुत बढ़िया बातें कही दीपक भाई, बहुत बेहतरीन बातें आपने कही। निश्चित तौर पर सरकार काम कर रही है आपकी, निश्चित रूप से मैं इसको नकार नहीं रहा हूं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी बात से ही निकल आई। आपने चुनौती दी नितेंद्र सिंह यादव को कि बताइए आपकी 12 में कितनी सीटें थी, 13 में कितनी सीटें थी, 17 में कितनी सीटें थी, आगे कितने होंगी। दीपक भाई जरा सुन लीजिए, हमें सुन लीजिए, अब हमें सुन लीजिए। हमने आपको धैर्य के साथ सुना, दीपक सुनकर हमें सुनिए। अब आपने बहुत सारे पूछ लिए कितनी सीटें थी। मैं घोषित कर रहा हूं, मैं जानता हूं 30-35 सालों से जब आपके उत्तर प्रदेश में 30-40 सीटें होती थी, देश में बहुत कम सीटें होती थी, तब से आप उत्तर प्रदेश के नगर निगमों के राजा हैं, काबिज हैं। 30-35 सालों से आपका राज है उत्तर प्रदेश के नगर निगमों में, और हमने कभी नहीं देखा कि 8-9 से कम मेयर आपके उत्तर प्रदेश में होते रहे हों, बहुत शायद ही कभी रेयर रहा होगा। फिर मुख्यमंत्री जी क्यों ट्रिपल इंजन के लिए वोट मांग रहे हैं? ट्रिपल इंजन तो डबल इंजन और पहले वाले इंजन से पहले लगा चुकी है जनता। दीपक सोनकर, अब कौन सा ट्रिपल इंजन? सबसे पहले ट्रिपल इंजन लगाया उन्होंने, जनता ने, और उसका हिसाब मांग रहे विपक्षी दलों जनता आपसे। हमने तो हिसाब दिया है ना, उदाहरण देने का काम किया। उत्तर प्रदेश में सबकी सरकार रहने के बावजूद भी कभी भी जनता को जवाब देने का काम नहीं किया किसी ने कि जनता को हमने ये योजना से जोड़ा। हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि कितने हम सार्थक रहे, कहां तक 74वां संशोधन आपने क्यों नहीं आज तक लागू किया? सबसे ज्यादा हल्ला आपके लोग मचाया करते थे जब आजम खां मिनिस्टर थे, जब उससे पहले के लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, नसीमुद्दीन मिनिस्टर थे, तब आपके लोग 74वें संशोधन के लिए हल्ला मचाते थे। आप बताइए, जवाब दीजिए, आज तक क्यों नहीं लागू हुआ नगर निगमों में 74वां संशोधन? दीपक सोनकर, है जवाब? आपने सुनाई पड़ेगा उनको। चलिए मैं रफत फातिमा के पास जाऊं। रफत बोलिए, एक तरफ ये परसेप्शन है कि जो विपक्ष है बहुत कमजोर है, उसने कोई काम नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी के 2-2 इंजन तेजी से चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी सारे नेता कह रहे हैं ट्रिपल इंजन अब लगा दो। रफत फातिमा, बोलिए, अनम्यूट करिए रफत, आपकी आवाज नहीं आ रही। जनता को ज्यादा दिन तक के कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। जनता बहुत समझदार है, वो अपने मुद्दों को समझ रही है, उसके अधिकार क्या, उसके मुद्दे क्या है। निकाय चुनाव की अभी बात हो रही थी, ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जो कूड़ा बजा रहा है, जो कूड़े के टीले हैं, जिसको इन लोगों ने संविदा कर्मियों को एक एजेंसी को दे रखा था, वो इको ग्रीन को, जिसको 50 करोड़ रुपया इन लोगों ने एडवांस दे रखा था, उसको इन्हीं ने 50% देकर और 50% का काम ही नहीं हो पाया। आपको भी शायद इसके पूरी तरीके से ज्ञान होगा कि कैसे जो है नगर निगम के कर्मचारियों को अब ये सौंपा गया है कि वो कूड़ा उठाए जगह जगह। 4-4 दिन 5-5 दिन 1-1 हफ्ता जो है कूड़ा नहीं उठ रहा लोगों के घरों के पास से। अरे क्या बात कर रही है, सारी सिटी स्मार्ट हो गए। रफत कैसी बात कर रहे हैं आप? दीपक सुनकर बुरा मान जाएंगे आपकी इस बात को। अगर ऐसी स्मार्टनेस है दीपक जी की, तो इनको अपनी स्मार्टनेस मुबारक हो। जनता को ऐसी स्मार्टनेस नहीं पसंद है। और यहाँ तक कि बता, मुसलमानों की बात हो रही है तो मुसलमान भी अब अपने मुद्दों पे, अपने अधिकारों पे अवेयर है। वो इतना बेवकूफ नहीं है कि किस तरफ आप जिस तरफ ले जाना चाहे ले जाए, तो वो साइलेंट वोटर मत समझा जाए। मुसलमान अपने लिए ठीक बात है। मैं मनीषा जी के पास जाऊँ। मनीषा जी, भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो बेहद कमजोर है, वो कैसे लड़ेगा इतने सारे ताकतवर लोगों से जो रणनीतिकार भी हैं? विपक्ष को कमजोर मत समझा जाए। मनीषा जी, देखिए, मैं मेरठ का आपको बताती हूँ। जी हाँ, मेरठ में 40 साल से सांसद से लेके विधायक सब भाजपा के खाते में रहे, और पार्षद भी ज्यादातर भाजपा के रहे। आप मेरठ सिटी में जाएंगे, कैंट में, तो इतने बुरे हालात हैं। और जो अभी फातिमा जी ने भी बताया कि जो कर्मचारी हैं पालिका के और निगम के, इनको संविदा पे डाल दिया गया है, और इनकी सैलरी का एक हिस्सा सीधे सीधे किसी कंपनी को जा रहा है, जो एक मिडिल में जेम पोर्टल बना दिया गया है। तो सब कुछ अब जेम पोर्टल से होगा, और उसमें केवल और केवल जो कर्मचारी है उसकी तनख्वाह कम हो गई है और कुछ नहीं हुआ है। तो उनका अगर 16,000 थी
तो उसमें से 5,000 सीधा सीधा वो मिडल में जो बैठा दी है कंपनी, वो पता नहीं किसकी कंपनी है, वो उसको जा रहा है। तो वो पैसा पहले ही चला गया कर्मचारियों के पास। मेरठ नगर निगम के कर्मचारी इस मुद्दे पर 22 चुनाव से पहले भी मिले थे भाजपा के मंत्रियों से, और उन्हें आश्वासन दिया गया था कि आपकी समस्या का निस्तारण जरूर होगा, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है। तो वो सभी इस बार जवाब देंगे कि कैसे निगम में भाजपा आएगी। मैं समझती हूँ मुश्किल है, क्योंकि एक तो जनता भी देख रही है, मेरठ में जगह जगह कचड़े के ढेर, जैसा आप दिल्ली में देखते हैं गाजीपुर में, ऐसा मेरठ के बाहर भी लगने शुरू हो गए हैं। तो जितना तेजी से शहरीकरण हुआ है, उतना तेजी से ये सरकार सुविधाएं नहीं दे पाई है, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट की हो, सैनिटेशन की हो, या लोकल जो CHC PHC होते हैं। आपने हमारे कोविड के समय में देखा कितनी बुरी हालत हुई थी, तो सारी धज्जियां उड़ गई थी इनके दावों की कि हमने ये कर दिया है, वो कुछ नहीं किया है। भ्रष्टाचार चरम पे है, कच्ची कॉलोनियां ऐसे ही काटी जा रही हैं जैसे कल को कोई देखने वाला नहीं है। रफत जी, ये परसेप्शन विपक्ष बना कहां पा रहा है? तभी तो ये जीत रहे हैं ना। ये कह रहे हैं भैया सबसे बड़ा बैरोमीटर जीत है, और वो जीत रहे हैं, तो जनता उनसे नाराज कहां है? लोकल लेवल पे जनता ये सब देख रही है, ऐसा नहीं और है, ये समझ रही। तो ये मतलब मुझे लगता है इस चुनाव में एक इंडिकेशन जरूर मिलेगा कि जनता का रुख किस तरफ है, और ये जो मुद्दे हैं चुनाव के, यही मुद्दे हैं जो मैं मेरठ में देख रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आप मीडिया में जो देखते हैं, टीवी पर जो दिखता है, वो तो खैर एक ही पार्टी के हाथ में, हम उसका कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जब लोकल हम घर घर जा रहे हैं, तो हमें ये मुद्दे समझ में आ रहे हैं, और हमने भी इन्हीं मुद्दों पर काम करने की जनता को प्रॉमिस करा है कि हम इन्हीं मुद्दों पे काम करेंगे। हमारा एक एक पार्षद खड़ा होके अपने वार्ड में काम करवाएगा। तो हमारी पार्टी के लोक दल ने इस बार वार्ड लेवल पे वार्ड को मजबूत करने का ठाना है। हम पार्टी मजबूत नहीं कर रहे हैं, हम वार्ड मजबूत कर रहे हैं कि पार्षद एक बहुत ही मजबूत और असली जो प्रतिनिधि हो अपने वार्ड का, वो चुना जाए। वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी जेंडर का हो, महिला हो, पुरुष हो, लेकिन वो काम करने वाला हो अपने वार्ड के लिए। तो हमारा जोर इस पे रहेगा। बाकी वोट बैंक पॉलिटिक्स वो एक पार्टी के हमने जिम्मे छोड़ दिया, वो करते रहेंगे। ठीक बात है। नितेंद्र सिंह यादव, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता और बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि भाई जो संपूर्ण विपक्ष है, चाहे रफत जी हों, चाहे मनीषा जी हों, चाहे आप हों, बहन जी को आप उनकी बी टीम ही मानते हैं, मैं उनका इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ, आपके साथ नहीं जोड़ रहा हूँ उनको, लेकिन ये विपक्ष कमजोर क्यों दिखता है, क्यों नहीं लड़ता दिखता है? दुर्गेश जी, आप बहुत पत्रकार हैं और आप जानते हैं कि विपक्ष ही लड़ रहा है सदन में। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से सदन से लेकर सड़कों से लड़ रही है, किसी से छुपा नहीं। और विपक्षी एकता की बात तो अभी आपने 2 दिन पहले देखा कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी यूपी आए, तेजस्वी जी आए, उधर ममता जी लड़ाई लड़ी रही है। बीजेपी को रोकने के लिए महाराष्ट्र लेके बंगाल तक पूरी तरीके से क्षेत्रीय पार्टियां तैयार हैं। बंगाल में ममता जी उनको रोकेंगी, बिहार में नीतीश जी, तेजस्वी जी रोक रहे हैं, तमिलनाडु में आप चले जाएंगे, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देख रहे हैं। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना में बैठे हैं। इस बार महाराष्ट्र में क्या स्थिति होने जा रही, किसी से छुपा नहीं है। कर्नाटक का चुनाव अभी हार करके आने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। उड़ीसा में नवीन बाबू बैठे हुए हैं। कहां भारतीय जनता पार्टी स्टैंड करने जा रही 2024 में? तो देखिएगा, सिर्फ इनके कारनामे सामने आएंगे। जिस तरीके देश को बेच दिया, देश के कर्जे 50,000 करोड़ से लेकर के आज 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बढ़ा दिया है तमाम। नितेन भाई, नगर निगम में क्या होगा? स्थानीय मुद्दों की बात करिए, नगर निगम में क्या होगा? ठीक है, मैं मान रहा हूं कि 24 में आप लोग आ जाएंगे, लेकिन नगर निगम में क्या होगा? नगर निकाय चुनाव की बात मैं कर रहा हूं। लगातार ये परसेप्शन बनता जा रहा है कि विपक्ष लड़ ही नहीं रहा, ये सब नगर निकाय भी जीत लेंगे, पालिका भी जीत लेंगे, पंचायत भी जीत लेंगे, सभासदी भी जीत लेंगे। नहीं, बिल्कुल नगर निगम में नहीं चलता। आपने कहा विपक्ष में नगर निगम नहीं चलता। ये देखिए, चुनाव वार्ड का हमारे कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, और सभी पार्टी में अपने कार्यकर्ता होते हैं। वो अपने अपने तरीके से अपने वार्ड में अपनी हैसियत दिखाते हैं। इसलिए यहाँ कोई गठबंधन नहीं है, यहाँ कोई ऐसी चर्चा नहीं। यहाँ सभी दल अपने अपने कार्यकर्ताओं को ओब्लाइज करते हैं, और उनका कार्यकर्ता आप ये इस बात को मानते हैं कि संपूर्ण विपक्ष की बात मैं कर रहा हूं, संपूर्ण विपक्ष क्या भारतीय जनता पार्टी को निकाय में टक्कर देने की स्थिति में है क्या?
निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों से जा रही है। आज आप कानपुर में बैठे हैं, आप कानपुर में देख लीजिए कि वंदना वाजपेयी जिस तरीके से टक्कर दे रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट गए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, आज मैं खुद कार्य समिति की मीटिंग में था, संचालन समिति की बैठक में मैंने देखा, और सांसद जी खुद कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की पर्यायवाची बन गई प्रमिला पांडे जी। तो आप पूरी यही हाल तमाम प्रदेश के जिलों में है कि भारतीय जनता पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करने की तरफ लेके जा रही है। ठीक है, ठीक, एक छोटी सी टिप्पणी दीपक से फिर कार्यक्रम खत्म करूंगा। दीपक, देखिए, पसीने किसके छूटेंगे ये तो जनता के परिणाम पर करनी चाहिए। जब परिणाम आएगा तो पसीने किसके छूटे हैं और पसीने किसके छूटेंगे तो परिणाम तय करेगा। मगर जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के विश्वास के साथ, वही भारतीय जनता पार्टी जो जनता के बीच में रहने वाले कार्यकर्ताओं के साथ, उनकी समस्या जनता के साथ लगी है, और जनता जनार्दन का निर्णय और उसका आशीर्वाद 2014 से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम तो विकास की यात्रा के साथ, उस संकल्प के साथ, वो अंतिम चरण है दीपक जी, अंतिम चरण 2014 के बाद 2024 समापन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सोनकर, बहुत धन्यवाद नितेंद्र सिंह यादव, बहुत धन्यवाद आपका, रफत फातिमा जी, मनीषा हेलावत जी, शिव कुमार द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कोटि कोटि आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। नमस्कार।